ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोग बताइए, आवाज आ रही है क्या? भाई ऑडिबल? जल्दी बता दो, जल्दी से फटाफट से। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने लास्ट क्लास में याद है, आपके बच्चे आते रहेंगे, मैं एडमिट करता रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो एक लास्ट में क्वेश्चन दिया था हमने, है ना? तो मैंने बोला सॉल्व करने के लिए इसको, कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को होमवर्क के लिए। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा, मुझे पता है, बट फिर भी कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया ये मुझे बता दो जल्दी से। किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया था इस क्वेश्चन पे? हाँ जी बोलो। आंसर कुछ आया था इसका? किसी बच्चे का कुछ आंसर आया है क्या? हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि उसको सॉल्व करना है ना? तो मैंने क्या किया कि और इनवर्स एक्स को मैंने थ्री पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा टी स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 ग्रेटर देन। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं उसको, ये हो जाएगा टी माइनस 2 और टी माइनस 3 ग्रेटर देन। ठीक है, अब वैसे तो अगर मान लो कि मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा है ये वाला, मैंने बोला इसको सॉल्व करो, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन, हमारा सॉल्यूशन होता है एक्स बिलोंग्स टू, तो तुम लोग ऐसे लिखते हो माइनस सी को नीचे से लेकर के और टी से। ठीक है, तो ये जो आंसर आया कहाँ से आया, ऐसे आंसर कि तब इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे ऐसे, एक्स जो है वो दो से छोटा होना चाहिए। एक्स जो है वो दो से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और एक्स जो है वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों हो? क्योंकि नंबर लाइन पर अगर मान ले, देखो अगर नंबर लाइन पे अगर ये हमारा नंबर है 2, ठीक है, और ये नंबर है 3, तो 2 से पहले और 2 से पहले कोई नंबर रखोगे जैसे 1 रख दिया, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये रीजन हमारे काम का है। फिर 3 से आगे कोई नंबर रखा तो वो भी काम कर जाएगा, वो भी इसी इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे के पास ऑप्शन है, या तो वो 2 से कोई छोटा नंबर ले ले या फिर 3 से कोई ग्रेटर नंबर। तो ऑप्शन है तो इसलिए हमने ऐसे लिखा एक्स लेस देन 2। ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन, ऐसे करके हमने, ठीक है, ओके। और इन दोनों को सेट की फॉर्म में जब मिलाया तो और की वैसे यूनियन आता है, इसको पढ़ा चुका ऑलरेडी। और होगा तो यूनियन, एंड होगा तो इंटरसेक्शन, दैट्स व्हाई आंसर विल बी दिस। बट यहाँ पर तो सेम लॉजिक पे अप्लाई किया गया है, तो सेम लॉजिक जब अप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि टी जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो टी जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए या फिर टी जो है वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों केस है। बट यहाँ पर टी का काम कौन कर रहा है? टी का काम कर रहा है यहाँ पे ये कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स क्या होना चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए, या फिर दूसरा रिजल्ट होगा कॉट इनवर्स एक्स 3 से ग्रेटर होना चाहिए।
ठीक है। अब तुम क्या करो कि ग्राफ बना दो। तो ग्राफ हमारा ऐसे बनता है, और का ग्राफ ऐसे होता है, मुझे याद होगा। ठीक है, ये पाई वाली लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। हमारा जो ग्राफ बनता है वो ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है फाइव बाई टू। फाइव बाई टू मतलब 1.5 से। तो तुम ऐसे सोचो कि y बराबर टू लाइन कौन सा लाइन है। तो y बराबर टू लाइन ये लाइन हो, मतलब इसमें थोड़ा ऊपर से जाएगा, ऐसे फाइव बाई टू से ऊपर जाएगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर मतलब। ठीक है, तो y बराबर टू लाइन ऊपर से आएगा ऐसा। ठीक है? और जो है ना y बराबर तीन लाइन, y का 3.14 होता है, तो तीन लाइन यहाँ से पास करेंगे। तो ये रहा। तो ये तो हो गया तुम्हारा y बराबर थ्री लाइन, और ये हो गया तुम्हारा y बराबर टू लाइन। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि y बराबर टू ने कॉट इनवर्स को कहाँ पे कट किया। ऑफ कोर्स दोनों को इक्वेट कर दो, जैसे कॉट इनवर्स x बराबर टू। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, कॉट टू होना चाहिए। यानी कि ये जो वैल्यू है वो कॉट टू हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू कितना हो, यहाँ पे y का अगर तीन कट कर रहा है तो वो हो जाएगा कॉट थ्री। ठीक है, आ रहे समझ? ठीक है, तो अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना है कि कॉट इनवर्स x का वैल्यू तीन से ग्रेटर होना चाहिए। तो तीन से ग्रेटर वो इंटरवल देखना है जहां पे हमारा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ऊपर ऊपर। तो ऊपर कहाँ पर है, तो तुमको दिख गया होगा, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ वाई बराबर तीन से ऊपर कहाँ पर है, ये रहा। इतना इंटरवल है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ओके। और दूसरा उसने बोला है कि कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो दो से छोटा होना चाहिए। तो दो के नीचे कहाँ से आ गया, ये वाला पूरा इंटरवल ये हमारे समझ। तो इतना इंटरवल जो है मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर कॉट थ्री तक, उसमें तो कॉट इनवर्स एक्स जो है वो तीन से ऊपर है, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के कॉट थ्री। आ रहा है समझ? और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू कॉट टू से इंफिनिटी, क्योंकि कॉट टू के आगे अगर जाओगे तो कॉट इनवर्स से अगर आप नीचे आ गए, वाई बराबर टू ग्राफ ऊपर चला गया, वही हमें चाहिए। और ये हो गया तुम्हारा कॉट टू टू से इंफिनिटी। समझ में आया? अब इस वाले सेट में और इस वाले सेट के बीच में क्या चलता हुआ है, और चलता हुआ है, तो दोनों के बीच में यूनियन लगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से कॉट थ्री। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से कॉट थ्री, माइनस इंफिनिटी से कॉट थ्री यूनियन क्या हो जाएगा, कॉट टू से। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं है भाई, आप बताइए। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इनवर्स में, आगे अगले टॉपिक पे आते हैं। तो इनवर्स में अगला टॉपिक है मेरा ग्राफ्स सीखते हैं। देखो, ग्राफ में साइन इनवर्स का बेसिक ग्राफ में मैंने सिखा दिया हुआ है, साइन इनवर्स कैसे बनाते हैं, कॉस इनवर्स कैसे बनाते हैं, टैन इनवर्स कैसे बनाते हैं। बाकी आपको ड्राइव लिंक भी शेयर कर दिया गया है, जिसमें आप नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। तो नोट्स वगैरह भी आप देख सकते हो जाकर के, वैसे तो ग्रुप में डाल ही देते हैं। तो आपको सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, एक बार उसको रिवाइज करना है। ठीक है, बेसिक ग्राफ हम सीख चुके हैं। बट यहाँ पर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे तुमको याद होगा कि जब मैं फंक्शन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने इनवर्स से स्टार्ट किया था, तो वहां पर तुमको एक चीज बताया कि अगर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स अगर लिखना है तो वो एक्स के बराबर है। ये हमने प्रूव किया था इस बार। और साथ में दूसरा केस मैंने ये भी लिखवाया था कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स अगर होगा तो वो भी आइडेंटिकली किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिकली किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं जब बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने जब इनवर्स स्टार्ट किया था, तो वहां पर ये चीज तुमको पता है।
कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होगा और एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स ही एक्स के बराबर। बट अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की बात करूँ, ठीक है, आप जरा ट्रिगोनोमेट्री फोकस करते हैं, जैसे मान लो टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वांटिटी, अगर मान लो टी ऑफ टी इनवर्स लिखते हो, टी ऑफ टी इनवर्स एक्स लिखते हो, तो उसका आंसर तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर मान लो टी इनवर्स टी एक्स लिख दिया तो ये हमेशा एक्स नहीं होगा, मतलब ये एक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब इस विल आइडेंटिकली एक्स और नॉट एक्स, दोनों दोनों केस में। क्यों? टी मतलब हुआ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ इसको तो ऐसे समझो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन इनवर्स 1/2 तुमको पता है, पहले से पता है क्या होता है, 30 डिग्री होता है, यानी कि साइन π/6, और साइन π/6 अगेन कितना आ गया 1/2। अब तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो हमने एक्स का जो वैल्यू रखा था एक्स का, वही वैल्यू वापस से बाहर हो गई, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसमें आ जाओ, आपके बच्चा बोलेगा सर यहाँ करके दिखा, तो देखो यहाँ पे देखो क्या हो, साइन इनवर्स साइन, चलो क्या ले लें, π/6 ही ले लो, चलो ये ले लिया, ठीक है। तो इस बार एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स π/6 कर रहे हैं, ध्यान से देखो, मतलब इसमें एक्स तो ये है ना, एफ के साथ में लिखा है, तो साइन जो हमारा π/6 है वो, साइन इनवर्स साइन π/6, अब क्या हुआ यहाँ पे साइन π/6 तो और कितना हो गया 1/2 हो गया है, तो चलो मैं लिख देता हूँ, ये बन गया तुम्हारा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, और साइन इनवर्स 1/2 अगेन π/6 हो गया। इस बार हमने एक्स का वैल्यू π/6 डाला, वही वापस से रिटेन किया, बट थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं, मतलब एक्सप्लोर करने का मतलब है कि अगर मान लो हल, ठीक है, कि मैंने ऐसा लिखा साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई प्लस π/6, ठीक। अब देखो, अब तुम ध्यान से सोचो कि यहाँ पर जो हमारा एक्स का काम कर रहा है, इस बार एक्स का काम कौन कर रहा है, वो ये वाला एंगल कर रहा है पूरा, 2 पाई प्लस π/6, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या है, तो तुम जानते हो कि साइन 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर ही होता है, उसको मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो थीटा यानी कि π/6, फिर अगेन साइन π/6 होता है 1/2, तो हमारा आंसर कितना आया, π/6। अब देखो हुआ क्या, इसमें दिक्कत हो गया, इसमें क्या दिक्कत हुई कि तुमने एक्स का वैल्यू तो डाला था, तुमने यहाँ पे ध्यान से देखो, तुमने एक्स का वैल्यू डाला था 2 पाई प्लस π/6, लेकिन जो तुम्हारा आंसर आया वो कितना आ गया, तो π/6 आ गया, और हम जानते हैं कि π/6 इज नॉट इक्वल्स टू 2 पाई प्लस 6, तो यानी कि ये वाला जो केस है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, अब इसमें दिक्कत होगी। पहले वाले केस में तो कुछ भी कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, पहला वाला जो केस है उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा केस है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि हमने जो हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट इनवर्स नहीं है, उसको हमने इनवर्स में कन्वर्ट किया है, जबरदस्ती कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, हमने क्या किया, तुम लोगों को याद होगा कि हमने डोमेन को कर्टेल किया था और फिर जाकर के हमने उसको इन्वर्टिबल बनाया था, मतलब इन्फोर्स किया गया था, वो बाई डिफॉल्ट नहीं है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमने उसका जबरदस्ती इन्वर्स क्रिएट करवाया था, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो अब इसलिए हमें इस दोनों बातों का ध्यान रखना है कि अगर अगर कहीं पर लिखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तब तो हमेशा एक्स के बराबर होगा, ठीक है, जैसे साइन हो टैन हो कोई भी ले लो, जैसे चलो अब हम पहले इसी को डील कर लेते हैं, ये मेरा फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा भाई, एक्स के बराबर। बट यहाँ पर क्या एक्स हमेशा ट्रू रहेगा या एक्स का कुछ लिमिटेशन भी? तो एक्स का लिमिटेशन होगा डोमेन, डोमेन साइड करे, मतलब फंक्शन डिफाइन भी तो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि एक्स हम कुछ भी ले लेंगे अपने नाम से। समझ में आ रहा है क्या? तो डोमेन कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, कंपोजिट फंक्शन का क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन का मैं तुमको बताया था कि कभी भी अगर डोमेन अगर निकालो तो हमेशा कैसे हम पढ़ते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड जाते हैं, ठीक है। आउटसाइड टू इनसाइड जाने का मतलब होता है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले बाहर मुझे कौन सा फंक्शन मिला, साइन। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या साइन को कोई दिक्कत होती है क्या, तो आंसर मिलेगा नहीं, साइन तो हमेशा डिफाइन होता है, एक्स की हर वैल्यू में डिफाइन होता है। अगर बाहर वाले फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो अंदर में कौन मिला मेरे को, साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स को दिक्कत होती है, साइन इनवर्स बोलेगा कि मैं तभी डिफाइन रह पाता हूँ जब मेरा जो एक्स है, मतलब मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। समझ आया? ये साइन इनवर्स क्या बोलेगा कि मेरा वाला जो एक्स है वो -1 से 1 के बीच में डिफाइन रहना चाहिए, तभी जाकर के ये जो फंक्शन है वो डिफाइन रहता है। तो यही इस पूरे फंक्शन का डोमेन आ गया। तो डोमेन क्या आया भाई, डोमेन आ गया -1 to 1। अब तुमको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो होगा वो x के बराबर होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, कहां से कहां तक भाई, -1 से 1, ठीक है। तो अब तुमको ये समझ में आया है? तो अब तुम ऐसे देखो, अब मैं ग्राफ बनाया तो ग्राफ तुमको दिख जाएगा, ग्राफ ऐसा ग्राफ है, ये तो तुम्हारा हो गया y और ये तो तुम्हारा हो गया x, ठीक है। अब y बराबर x लाइन मेरे को ड्रॉ करना है। तो y बराबर x लाइन जो होगा वो कैसा लाइन होता है, वो ऐसा लाइन होता है, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, बस। हाँ, इसको यहाँ पे ये पूरा इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये +1 पे जाके फिर रुक जाएगा, तो इसके आगे नहीं जाना ग्राफ, इसलिए हमने वहां पे डार्क सर्कल बना दिया। ये -1 के पीछे नहीं जाएगा, बस यही पे। और y बराबर x है, तो ये ग्राफ बन गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x का। अब y और x बराबर है, तो अगर वहां पे 1 है तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 होगा, ठीक है, और यहाँ भी -1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन रिवर्स एक्स, ठीक है। समझ में आया क्या? पहला ग्राफ क्लियर हुआ? एनी डाउट, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक में करेंगे, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखना है। तो वहां पे क्या होता है, कुछ फॉर्मूले में क्या होता है कि बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, तो कुछ वगैरह में दिया होता है एक्स पॉजिटिव हो गया, वाई नेगेटिव हो गया, तो मतलब बच्चे मतलब रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, लॉजिकली कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो अभी जो ये जो ग्राफ में पढ़ा रहा हूँ साइन और साइन इनवर्स एक्स वाला, तो इन्हीं ग्राफ की हेल्प से वहां पे भी उसका यूज करके वो हम फॉर्मूला ट्रैक करते हैं, ठीक है। इससे मैं ये ग्राफ बता दूँ। चलो भाई अगले ग्राफ पे आ जाओ, ये तो ए पार्ट हो गया। अब अगला मेरा ग्राफ है दूसरा ग्राफ, y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो अगला फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स अगर, सही। अब फिर से वही वही बात है यहाँ पर भी कि अगर मुझे इसका डोमेन अगर कोई पूछे, तो डोमेन के लिए आउटसाइड टू इनसाइड जाते हैं, रेंज के लिए इनसाइड टू आउटसाइड जाते हैं। रेंज रेंज अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, इसका पहले रेंज निकालते, उसको बाहर वाले फंक्शन के एक्स पे प्लॉट करते। रेंज में तो उल्टा होता है, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड जाते हैं, डोमेन में क्या होता है, आउटसाइड टू इनसाइड जाते हैं। तो बाहर में कौन सा फंक्शन मिला, कॉस। मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या कॉस को कोई दिक्कत होती है क्या, तो आंसर मिलेगा नहीं, कॉस तो हमेशा डिफाइन होता है, दुनिया के हर वैल्यू को ले लो, कॉस हमेशा डिफाइन होता है। अगर कॉस को दिक्कत नहीं हुई तो हम भूल के कहा चले गए, अंदर चले गए। अंदर में कौन मिला, कॉस इनवर्स। अब मैंने कॉस इनवर्स को पूछा, हाँ भाई तू बता तेरे को कोई दिक्कत होती है क्या, तो ये बोलेगा हाँ मेरे को दिक्कत होती है। मेरे को दिक्कत ये होती है कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो दैट्स वाई डोमेन विल बी, क्या हो जाएगा भाई, डोमेन विल बी
-1 to 1। ठीक है, ये डिफाइन हो गया। हाँ, तो मेरा फंक्शन था y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मेरा फंक्शन था y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो अगेन ये भी x के बराबर होगा, बट x बिलोंग्स टू -1 to 1। सही है, समझ में आ रहा है क्या? ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका भी ग्राफ लगभग वैसे ही बनेगा, आइडेंटिकल फंक्शन है दोनों। कौन सा? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, देखो भाई, तो ये रहा तुम्हारा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ बना दिया मैंने। और इसमें ही जैसा कि हमने आइडेंटिकल फंक्शन तो पता ही होगा ना, जिसका ग्राफ, जिस फंक्शन का डोमेन रेंज सब बराबर हो, जिन दो फंक्शन का डोमेन रेंज सब बराबर हो, दोनों का ग्राफ भी बराबर हो, तो हम बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है जी। तो अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया। तो ये वैल्यू होगा 1, ये वैल्यू होगा -1। ठीक है, और y बराबर x लाइन है, ये y बराबर x लाइन है। तो अगर वहां पे x पे 1 है तो y पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। तो ये ग्राफ हो गया तुम्हारा कॉस इनवर्स ऑफ, सॉरी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास जो तीसरा फंक्शन है वो है y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर tan ऑफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, आ रहा है? ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या? y बराबर tan ऑफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये भी x के बराबर ही होगा। ये जो होगा हमेशा ये किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्या? इट इज आइडेंटिकली x, बट x इसमें होना क्या चाहिए ये बताओ तुमको, जल्दी से सोच करके बताओ कि x यहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे कि अभी तुमने साइन में देखा और कॉस में देखा, वहां पर x -1 से 1 के बीच रहेगा। मुझे tan में बताओ कि tan में क्या होना चाहिए। और ये आंसर प्लीज यार करो यार, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो ना, माइक ऑन करते हो, क्लास में भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, कैसे काम चलेगा? अभी मैंने कल ही क्लास ली है फीड इंडिया प्रोग्राम के अंदर में, यूके यूनाइटेड, सॉरी उत्तराखंड वाले बच्चों का, और 2-3 जगह के बच्चे और भी बच्चे थे, वो लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे। और ये दिल्ली वाले बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है। तो आप लोग प्लीज मुझे आंसर बताओ, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। सारे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। जल्दी बताओ भाई, टेक योर टाइम एंड प्लीज आंसर। और दूसरा आपको ये बताना है कि डोमेन क्या होगा। तो -1 से 1। -1 से 1 क्यों होगा, रीजन बताओ भाई। -1 से 1 क्यों होना चाहिए? तो शायद वो उसके डोमेन में आता है। अच्छा, और -2 के बारे में क्या ख्याल है? tan इनवर्स के डोमेन में -2 नहीं आएगा क्या? -∞ से ∞। बहुत बढ़िया। चलो भाई, सही बोला बिल्कुल, एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर बोला है। हाँ, -π/2 से π/2 नहीं होगा बेटा। ऑल ऑल रियल नंबर, यहाँ पे x की बात चल रही है, आप रेंज बता रहे हो, टेन रेंज नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पे, डोमेन की बात चल रही है। यस, एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर बताया, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल। सही है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो ये y हो गया, ये x हो गया। अब तुम क्या करो,
यहाँ पर भी ग्राफ वैसे ही बनेगा, y बराबर x। ठीक है, ग्राफ ऐसे बना लो। माइक ऑफ कर लो बेटा, मनिंदर सिंह माइक ऑफ कर लो। ठीक है, देखो, हाँ, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब तुम बोलोगे सर साइन इनवर्स में क्या दिक्कत थी? साइन वाला जो था वो -1 से 1 के बीच ही था, है ना। यहाँ पर ये -1 से 1 के बीच नहीं है, मतलब यहाँ पर मैंने डार्क सर्कल नहीं बनाया। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने पिछले केस में यहाँ पे डार्क सर्कल बनाया। देखो यहाँ पे मैंने डार्क बना रखा है, यहाँ पे अगर तुमने डार्क कर दिया तो मतलब ग्राफ यहीं पे टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे मैंने डार्क नहीं बनाया, मतलब ये कि कहाँ तक जा रहा है ग्राफ, या तो ऐसे कर दो या कुछ कुछ में ऐसे भी लिखा होता है, एरो मार्क करके छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये कहाँ तक जा रहा है, -∞ से लेकर के +∞ तक जा रहा है। आया समझ में? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफ पे आ जाओ। तो अगला ग्राफ है मेरा, वो है y = f of x = cot इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, क्योंकि tan और cot का ग्राफ आपको याद है होगा, ऑल रियल नंबर को लेता है। साइन में क्या दिक्कत हो रही थी, साइन में वो -1 से 1 के बीच ही रह सकता है, उसके बाहर नहीं रह सकता साइन इनवर्स वाले में, इसलिए वहां पे दिक्कत होगी। यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? ओके, अब देखो तुम इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो ये भी आइडेंटिकल फंक्शन हो गया, तो इसका ग्राफ भी लगभग वैसा ही बनेगा जैसा कि पीछे हमने बनाया था। ये हो गया y, ये हो गया x, बिल्कुल सेम बनेगा, ऐसे कोई अंतर नहीं है। यहाँ से ये ग्राफ जो है वो y बराबर x लाइन ऐसे पास करेगा। ठीक है, और ये एरो मार्क लगा दो यहाँ पे, और ये एरो मार्क लगा दो। ठीक है, बस वो ग्राफ बन गया, y बराबर cot इनवर्स x बना दो। चलो जी आगे बढ़ते, अगले ग्राफ पे आ जाओ। तो अगला नंबर किसका है भाई, अगला नंबर है, चलो y बराबर f of x = secant इनवर्स x का। तो यहाँ पे तुमको आइडिया लग गया होगा, इसका ग्राफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। आपको याद आ रहा होगा ये सब चीज हमने वहां पढ़ाया था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 तक, है ना। -1 से 1 के बीच में ग्राफ में आएगा, बाकी उसके बाद कहीं ग्राफ आ जाए। तो देखो भाई, मैंने क्या क्या ग्राफ बनाने के लिए, इसका ग्राफ ऐसा दिखाई देगा आप लोगों को। ये देखो, ये तो तुम्हारा हो गया y और ये हो गया x। ठीक है, और अब तुम क्या करो, यहाँ पे ऐसे बनाओ, फिर यहाँ पर भी ऐसे बनाओ। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 1, ये -1, ये -1। ठीक है, अब क्या करो, y बराबर x लाइन खींचना है, तो वो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे, मतलब -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकली उसके नीचे ऐसे बनाओ, यहाँ से ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये ग्राफ बन गया, सेकेंट इनवर्स एक्सेट्रा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़ो। अब सेम लॉजिक से तुमको समझ में आ गया होगा, आइडेंटिकल फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, y बराबर f of x बराबर cosecant इनवर्स x। तो इसमें वही कहानी है, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। ग्राफ वही फटाफट से ड्रॉ कर लो, सोचना नहीं है, y हो गया, x हो गया। ठीक है, और बस ऐसे बना लो, एक बॉक्स ऐसे, एक बॉक्स ऐसे। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ऐसे, और उसी के सिमेट्रिकल, उसी के साइड ऐसे, बस हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सारे के सारे जो 6 फंक्शन है टोटल, उनका ग्राफ आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये ग्राफ तो सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं।
प्रॉब्लम क्रिएट कब होगा, जब आपका जैसे कॉसेक इनवर्स वाला जो ग्राफ होगा वो बता। अच्छा, दूसरा एक और चीज, चलो आगे बढ़ते हैं, उसी में क्लियर कर दूंगा। हाँ, अब सेकेंड टाइप ऑफ जो ग्राफ है वो है हमारा पहला ग्राफ। अब मैं इसके ग्राफ में इंटरेस्टेड, वैसे हमारे लिए ज्यादा काम का जो है ग्राफ वो यही वाला है अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आएगा। y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स, पहले साइन इनवर्स आ गया और बाद में कौन आया, साइन एक्स आया। ये वाला ग्राफ जो है ये हमारे काम का है। ठीक है भाई, क्वेश्चन अगर आएगा तो इस जगह से आएगा, साइन इनवर्स आएगा, टेन इनवर्स आएगा, कॉस इनवर्स वाला, कॉस एक्स वो वाला ग्राफ, ये सब हमें याद होना चाहिए अच्छे से। क्योंकि आपने देखा जो पीछे जो हमने जितना ग्राफ पढ़ा है वो बिल्कुल y बराबर एक्स ही लाइन तो है, वही लाइन है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है बस, बाकी सबका सब सेम, इसमें ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है। क्या सोच समझ के आंसर देना। डोमेन निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, तो उसके हिसाब से सोच के बताओ इसका डोमेन तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। हाँ जी बोलो। -π/2 से π/2। बेटा रेंज नहीं बताना है, डोमेन डोमेन बता, डोमेन बताओ, एक्स की वैल्यू। हाँ जी, और कोई बच्चा बोलना चाहेगा, आंसर बताओ भाई। और कोई बच्चा जो आंसर बता सकता है। देखो चलो थोड़ा सा एक में चलो आपको हिंट दे देता हूं। वैसे तो इसमें तो ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बट चलो कोई बात नहीं। देखो मैंने आपको भी कुछ देर पहले सिखाया कि आउटसाइड टू इनसाइड जाते हैं, तो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो बाहर में मिला मेरे को कौन, साइन इनवर्स। मैंने साइन इनवर्स से क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा कि भाई तू बता तेरे को कोई दिक्कत होती है क्या, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल होती है। वो बोलेगा कि साइन इनवर्स बोलेगा कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब मेरे साथ जो चीज लिखा गया है वो हमेशा -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो साइन एक्स है यहाँ पे, तो वो ये बोलेगा कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है साइन एक्स वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। सही है बात। तो क्या हुआ, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब तुम एक बात बताओ कि साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हाँ जी बोलो। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। साइन एक्स तो हमेशा -1 से 1 के बीच ही होगा ना भाई। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में मैं एक्स का वैल्यू कुछ भी रखूं, जो मन में आए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड। तो हम यहाँ पर डोमेन क्या बोलेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक तो पहला चीज, दोनों में डिफरेंस देखो भाई, दोनों में तुमको बिल्कुल क्लियर का डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर जो हमने पढ़ाया था बिल्कुल पहला वाला जो फंक्शन था हमारा, याद करो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में एक्स -1 से 1 के बीच में। बट यहाँ पे आ जाओ, हाँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में क्या हो गया, एक्स कहां से कहां तक पहुंच गया, ऑल रियल नंबर। ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अब मैं तुमसे अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, तुम लोग में से आंसर करके बताओ, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है क्या, इज इट अ पीरियोडिक फंक्शन। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। हाँ जी बोलो भाई, पीरियोडिक है या नहीं। कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं। ओके फॉल्स, क्यों नॉन पीरियोडिक क्यों है। देखो मैथ्स में लॉजिक देना है आपको, ऐसे हम तुक्का नहीं मार सकते। आपने अगर बोल दिया कि पीरियोडिक है तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि पीरियोडिक है तो क्यों है। और अगर किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि नॉन पीरियोडिक है तो मैं उससे अगला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि नॉन पीरियोडिक क्यों है भाई। तो आपको दोनों को जस्टिफाई करना है। कोई हम हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हाँ भाई उसमें बोल दिया किसी ने कि हाँ भाई वहां पे ये हुआ था, तो उसका कोई लॉजिकली कोई प्रूफ नहीं है ना। बट मैथ्स में हर चीज का प्रूफ है। तो यहाँ पे अगर पीरियोडिक है तो आपको बताना पड़ेगा, नॉन पीरियोडिक है तो वो भी बताना पड़ेगा। चलो और बताओ भाई, और कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा।
हाँ जी बोलो। आओ, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो आप लोगों में से आंसर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये भी हैं, कोचिंग क्लासेस भी ले रहे हैं साथ के साथ, तो मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि हाँ भाई बता दो भाई, आंसर बताओ। बेटर दिस फंक्शन इज ए पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। हाँ जी बोलो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान। अब ये जो रूल्स है ना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो हमारे लिए बहुत काम के। देखो, एक फैक्ट याद कर लो। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंपोजिट फंक्शन लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मान लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो फंक्शन होगा ये पीरियोडिक होगा। फैक्ट याद कर लो, पीरियोडिक होगा, विल बी पीरियोडिक इफ जी एक्स इज पीरियोडिक। अगर मान लो कि अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक हो गया, आ रहे समझ, बाहर वाला फंक्शन कुछ भी होता रहे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक हो गया, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक हो गया, तो पूरा का पूरा फंक्शन पीरियोडिक माना जाएगा। समझ में आया क्या? एंड इट विल बी नॉन पीरियोडिक इफ जी एक्स इज नॉन पीरियोडिक। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया था, जैसे ये पूछा था मैं तुम लोगों से, साइन इनवर्स एक्स। कमाल की बात क्या है कि कुछ बच्चों को अगर मैं ग्राफ अगर ना बना दूं इसका, और मैं ये क्वेश्चन अगर प्रायर ग्राफ बनाने से पहले अगर पूछता, तो फिर बहुत सारे बच्चे से बोलते कि पीरियोडिक है पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि उनको बस इससे मतलब होता है, यहाँ पे साइन दिखा तो सीधा बोल दो कि भाई पीरियोडिक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे साइन डिसाइड नहीं करेगा। यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? साइन इनवर्स। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या हमारा साइन इनवर्स वाला जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है क्या? तो आंसर मिलेगा नो। पीरियोडिक वो फंक्शन होता है जो अपना पैटर्न बार बार रिपीट करता है। तो साइन तो बस खत्म हो गया, -1 से 1 के बीच में ग्राफ बनाया, खत्म हो गया। इनवर्स वाला जो फंक्शन होता है, साइन इनवर्स वाला जो फंक्शन होता है, इसका मतलब कि साइन इनवर्स जो है वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अगर ये नॉन पीरियोडिक हो गया तो ये पूरा का पूरा फंक्शन भी कैसा हो जाएगा? नॉन पीरियोडिक। और आपने देखा था ग्राफ अभी हमने बनाया था पीछे, ये हमने ग्राफ बनाया था ना पीछे, ये देखो, क्या ये अपना पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है क्या? मतलब ये वाली जो लाइन है वो बार बार रिपीट हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज ए नॉन पीरियोडिक। समझ में आएगा? अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे अभी हमने पीछे अभी देखा था, हाँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है जी। तो अब कुछ बच्चों को लगता है कि नॉन पीरियोडिक होना चाहिए, नहीं, क्योंकि उनकी नजर में ये आता है साइन इनवर्स। इनवर्स जो है वो डिसाइड नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा भाई? साइन एक्स डिसाइड करेगा। तो क्या मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि क्या साइन एक्स पीरियोडिक होता है क्या? आंसर मिलेगा यस। साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन, और उसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई। इसका मतलब कि ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है। दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, यस। और इसका पीरियड कितना होगा? फंडामेंटल पीरियड। तो जो अंदर वाले फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वही पूरे इंटायर फंक्शन का पीरियड होता है। तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई। दैट्स वाई ये फंक्शन का पीरियड भी कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये सब कहानी में क्यों बता रहा हूँ, समझ में आएगा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, याद रखने का तरीका है सारा का सारा, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन, चलो आप बताओ, आप कितने लोग एग्री करते हो? ये बताओ, ये पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक? जल्दी बताओ भाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक? जल्दी बताओ भाई। हाँ जी बोलो भाई। ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक? हाँ जी बता दो भाई।
यस पीरियोडिक, ठीक है करेक्ट है, पीरियोडिक हो गया, हो जाएगा ये। क्यों पीरियोडिक होगा भाई? अब देखो इसमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए तुम लोग को, अगर तुमको लॉजिक अगर मैंने बता दिया है, बाहर में कौन सा फंक्शन मिला, एक्सपोनेंशियल, तो वो तो नॉन पीरियोडिक होता है, कोई बात नहीं, बाहर से तो मतलब होता भी नहीं। अंदर में कौन मिला, ई के अंदर में कौन मिला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो तो पीरियोडिक होता है, तो अंदर वाला फंक्शन डिसाइड करेगा इसको, समझ में आया क्या? हाँ इसी का मैं उल्टा कर दूं, जैसे मान लो तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, पीरियोडिक। इसी का मैं उल्टा कर दूं, y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x, तो अब ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। क्यों नॉन पीरियोडिक होगा भाई? क्योंकि बाहर में तो पीरियोडिक है, लेकिन अंदर में कैसा है, अंदर में e की पावर x है जो नॉन पीरियोडिक है, दैट्स व्हाई दिस एंटायर फंक्शन विल बी नॉन पीरियोडिक। ठीक है, अब तो बहुत एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा एक और चीज जो यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे y बराबर ऐसे लिखा है, f ऑफ g ऑफ x लिखा है, ठीक है, तो अगर मान लो बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और अंदर वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आएगा, ये भी बात ध्यान देना, मतलब कॉन्टिन्यूअस इनटू, अच्छा कुछ बच्चों को ये कंपोजिशन है, अच्छा कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत हो जाती है, ये अलग चीज है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एक सेपरेट केस है, बात समझ में आ रहा है, और ये एक अलग फंक्शन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये अलग फंक्शन है, ये होता है दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, और ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, दो फंक्शन को कंपोज किया है, समझ में आ रहा है क्या? तो मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अगर कंपोजिशन में अगर बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और अंदर वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस हमेशा कॉन्टिन्यूअस हो। आगे समझ, तो अभी तक तुमने क्या क्या सीखा? अभी तक डिसकॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस इज डिसकॉन्टिन्यूअस ऑलवेज, ओके चलो जी, वो प्रोडक्ट फंक्शन के लिए, ठीक है, हाँ उसको हम बाद में डील करेंगे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में, जब मैं लिमिट के बाद कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा तो हम डिस्कस करेंगे। अभी छोटा सा पार्ट इसका यूज करना था मेरे को, सिर्फ बता दिया, कॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस मतलब दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, बाहर वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, अंदर वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, तो पूरा इंटायर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ये पक्की बात है, गारंटी है। ठीक है, अब हुआ क्या मेरा, अब दोबारा देखो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, तो एक तो ये पहला तुम्हें दिखा पीरियोडिक फंक्शन है, यस पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, दूसरा इसका पीरियड कितना होगा, फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, तो 2 पाई, कौन डिसाइड करेगा, ये साइन एक्स डिसाइड करेगा। तीसरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आएगा, क्यों ब्रेक नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन में, और ये वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, तो पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन एक्स जो होगा वो हमेशा एक्स के बराबर नहीं होगा, ये एक्स के बराबर होगा कब, जब हमारा प्रिंसिपल प्रिंसिपल रेंज में, जब -π/2 से π/2 के बीच में हो, तो उस केस में हमारा एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब तुम ऐसे सोचो कि अगर मैंने मान लो कि एक्स का वैल्यू π/2 ले लिया, तो साइन π/2 कितना हो जाएगा, तो साइन π/2 हो जाएगा 1, और साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया, तो उस केस में देखो बराबर आ गया। तो अगर -π/2 लिया तो साइन इनवर्स साइन -π/2 होता -1, तो साइन इनवर्स -1 अगेन -π/2 हो गया। तो अगर प्रिंसिपल साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में है अगर हमारा एक्स, तो उस केस में एक्स के बराबर होगा, अदरवाइज एक्स के बराबर नहीं होगा। अब ये सारी बातें अगर मुझे समझ में आई है तो मैं ग्राफ बना सकता हूँ, देखो ग्राफ कैसा दिखाई देगा, तो ध्यान से देखो। अब ये ग्राफ हमारे बहुत काम का है, यही याद कर लो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कभी दिक्कत तुमको नहीं होगी, ठीक है, और जिन बच्चों को याद नहीं होता ना वो फिर वो फालतू की चीजें करते रहते हैं, वो जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, कुछ बच्चों का 4 ही बोल देंगे जबकि गलत है, ठीक है, तो ये सब काम नहीं करते, तो ये सब बच्चों कैसे तुम लोग, तो ग्राफ अगर याद रहेगा तो बच जाओगे। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, देखो अभी उस ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ये वाला जो लाइन होगा वो π/2 लाइन होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स हमेशा
उसका जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। अब क्या होगा कि ग्राफ मेरा ऐसे दिखाई देगा, मतलब यहाँ से ऐसे y बराबर x लाइन तो आएगा ही आएगा अगर प्रिंसिपल रेंज में। उसके बाद क्या होगा कि जो ग्राफ 0 पे तुमको दिखाई दिया वही ग्राफ तुमको कहाँ पे दिखाई देगा, वही ग्राफ तुमको दिखाई देगा 2π पर, क्योंकि 2π के बाद पैटर्न रिपीट करना है। ग्राफ थोड़ा देख लेना भाई, स्ट्रेट लाइन में। हाँ, फिर ये 2π वाला पॉइंट हो गया, आर एस बन गया। हाँ, अब लेकिन ग्राफ क्या है कि पीरियोडिक है, तो 2π फिर 4π पे भी ऐसा ही लाइन आएगा, इस वजह से चलो 4π पर भी ऐसा ही लाइन आएगा। फिर ऐसे ही यहाँ भी -2π पर भी ऐसा ही लाइन खींचेगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरा पीरियोडिक है, साथ में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ग्राफ में ब्रेक नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो ग्राफ में ब्रेक कैसे नहीं आएगा, हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, यस, फिर हमने ज्वाइन किया इसको ऐसे, हमने इसको ज्वाइन किया ऐसे, आ रहा है समझ में? ये वाला पॉइंट यहाँ पे मीट करेगा एंड सो ऑन। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसमें जो हमारे लिए काम का चीज है वो एक तो पॉइंट लोकेट कर लो, 0 हो गया, ठीक है। ये वाला y बराबर x पे है, तो ये π/2 पर होगा, तो ये π/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ये -π/2 हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिकली मतलब याद रखने का तरीका है। ऐसे ग्राफ कैसे बना वो तो बहुत कुछ उसमें मैटर करेगा, बट ये हमने मतलब लॉजिकली सोचना सिखाया कि कैसे कैसे बन गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, पाई वाला पॉइंट हो जाएगा, फिर ये 3π/2 हो जाएगा, ये 2π हो गया, एंड सो ये 5π/2 हो जाएगा, एंड सो अपने अपने, ठीक है। ऐसे ये -π हो जाएगा, ये -3π/2 हो जाएगा, एंड सो ये वाला -2π है, एंड सो ये ग्राफ तुम्हारा बन गया, ठीक है। अब इसमें तुमको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि ये y बराबर x लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब तुम ध्यान से देखो कि ये सारे के सारे लाइन जो है, तो ये लाइन हो गया, y बराबर x लाइन हो गया, फिर ये वाला लाइन हो गया, ये वाला लाइन, इन सब ये सारे के सारे पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है, इक्वल होता है। तो अगर इसका स्लोप 1 है, ध्यान से समझो, इसका स्लोप अगर 1 है तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा इसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेम लॉजिक से इसका स्लोप होगा -1, आप क्या करके देखो, इसका स्लोप होगा -1, ठीक है। तो सेम लॉजिक से इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, समझ में आएगा, ओके। अब रही बात कि ग्राफ बनाना है मेरे को, ठीक है। तो ग्राफ हमने बना लिया, ये 3π वाला पॉइंट है, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के बाद सारे लाइंस का इक्वेशन लिखना है। तो पहला लाइन तो मेरे को दिख ही रहा है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है y बराबर x, बट इतने से काम नहीं चलेगा, हमें आगे भी लिखना पड़ेगा। मान लो मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, ये देखो, लेट मी चेंज द कलर, मैं चाहता हूँ कि इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो तुम्हें याद होगा कि तुमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, अब ये समझो जरा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मान लो किसी लाइन का स्लोप मेरे को पता है m, और उस पे एक पॉइंट लाई करता है x1, y1, ये पॉइंट लाई करता है, तो फॉर्मूला क्या होता था, लाइन के इक्वेशन क्या लिखते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x1, सही है, ओके। तो अब तुम ऐसे सोचो कि भाई यहाँ पे ध्यान दो, मान लो मेरे से किसी ने पूछा कि मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिख के दिखाओ, मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाला लाइन दिख रहा है सभी बच्चों को, ये वाला लाइन, ये येलो वाला। हाँ। अगर मेरे से पूछा कि किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो इस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है पाई, 0, ध्यान से देखो, पाई पे y तो 0 होगा क्योंकि x को कट कर रहे हो, तो मेरे को एक पॉइंट मिल गया और स्लोप मेरे को पता था -1 के बराबर होगा। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो क्या मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो y माइनस y1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि y माइनस 0 हो जाएगा। ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट है। तो y माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो y बराबर -1 इंटू क्या लिखोगे भाई,
एक्स माइनस फाइव। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। तो अगले लाइन का इक्वेशन हो जाएगा माइनस एक्स प्लस फाइव, यानी कि y बराबर हो गया इक्वेशन फाइव माइनस एक्स, यानी कि दूसरे लाइन का इक्वेशन आ गया y बराबर फाइव माइनस एक्स। ठीक है, अब तुमको अगर ये लॉजिक समझ में आया है तो तुम अब ऐसे करके सारे के सारे लाइंस को लिख सकते हो बहुत आराम से। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर कोई तुमसे पूछता है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है। अगर कोई तुमसे पूछता है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, 3π, 0। फटाफट से लाइन का इक्वेशन लिखो, आंसर आ जाएगा। अब जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि किसी ने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 का वैल्यू बताओ भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा तो तुमको कुछ नहीं करना। आप कुछ लोग पता नहीं उल्टी सीधी चीजें 2π ऐड करो, -2π सेपरेट, फालतू की चीज करवाते रहते हैं बच्चों को। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, फटाफट से ग्राफ ड्रॉ कर लिया। मतलब ग्राफ तो तुम लोग को याद हो ही गया होगा, और वैसे भी पैटर्न भी देख सकते हो, जैसे ये ग्राफ ऐसे। चलो मैं एक बार करके दिखा दूं। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर ऐसे ही इधर भी ऐसे, और ये वाला लाइन जो है ये π/2 वाली लाइन होगी, और ये -π/2 वाला लाइन होगी। ठीक है, ये ग्राफ है। चलो एक बार मैं फिर से इसको देखो जरा ध्यान से। ये 0 हो गया, और ये तुम्हारा π/2 हो गया था, है ना? ये तुम्हारा पाई हो गया, और ये तुम्हारा हो गया था 3π/2, है ना? ध्यान से देखो। चलो अब तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है तुम लोगों को? 4 दिया हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा x है। ध्यान से समझो, जो पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14। कितना होता है भाई? 3.14। तो x बराबर 4 जो होगा वो पाई के थोड़ा आगे आएगा। ये रहा 4। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? भाई बोलो भाई। ठीक है, एम आई राइट? ओके, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, तो 4 वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब 4 वाला पॉइंट मिल गया, तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा ना, वैल्यू वो किस लाइन से आएगा? वो इस लाइन से आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब अभी कुछ देर पहले ही तुमको सिखाया था इस लाइन का इक्वेशन लिखना। क्या लिखवाया था? π-x, दैट्स वाई आंसर विल बी π-4। ये हमारा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। हाँ जी, कितने बच्चों को समझ में आया भाई? बोलो भाई। तो अब ये नहीं कि अब वो एंगल वेंगल पीछे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, कोई 2π ऐड कर रहा है, कोई -2π ऐड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब फालतू की वो फालतू का काम है वो सब। ठीक है, तुम्हें बस कुछ नहीं, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करके, जैसे अब मैं तुमसे अगर मान लो ये पूछता हूँ, सपोज करो इसी लाइन पर अगर किसी से मैंने पूछा कि साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू बता दो भाई। ठीक है, ओके, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इसका वैल्यू कितना होगा? 3π - 10। ओके, याद किया हुआ है या अभी समझ में आ गया? तो नो सर, अभी आ गया। ओके ओके, बहुत बढ़िया। देखो भाई, सिंपल सा फंड है कि जैसे ग्राफ, अब मुझे पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो, ऑड मल्टीपल पे ग्राफ ऐसे आ रहा है, मतलब जो पाई पाई का जो ऑड मल्टीपल है उस पे ग्राफ ऐसे है, डिक्रीजिंग। और जो इवन मल्टीपल है, जैसे 2π हो गया, है ना, उस पे ग्राफ ऐसे है। तो 10 को सोचो, 10 कहाँ पे आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? देखो, यहाँ पे कहीं पे 3π होगा, आ रहे समझ? फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पे 4π होगा। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलूं, ध्यान से जरा समझो। जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि सर इसका आंसर बताओ, 10, सॉरी 10। ठीक है, तो अब तुम ऐसे सोचो, मुझे पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने क्या किया, 3π लोकेट कर दिया,
इधर हमारा 2 पाई लोकेट हो गया और इधर मेरा 4 पाई लोकेट हो गया, सही। अब तुम ऐसे सोचो कि 2 पाई पर तो ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे बनता है। फिर तुमको याद होगा कि ऑड मल्टीपल पे ग्राफ क्या होता है, ऑड मल्टीपल पे ग्राफ हमारा डिक्रीज करता है, ग्राफ थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर इवन मल्टीपल में फिर से क्या हो जाएगा, फिर से ऐसे ऐसे चला जाएगा। अब तुम ऐसे सोचो कि बस इतने से काम चल जाएगा, बाकी कुछ दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो 3 पाई ये हो गया। अब तुम ऐसे सोचो कि पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 3.14 इंटू 3 कितना हो गया, 9.42। तो 9.42 से थोड़ा सा आगे आएगा हमारा 10। आ रहे समझ में? यस, ये रहा 10। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो 10 वाला जो वैल्यू है वो किस लाइन के हिसाब से आएगा, वो इस लाइन के हिसाब से आएगा। अगर इवन इफ तुमको ये लाइन का इक्वेशन नहीं भी आ रहा तो भी अभी लिखना सिखाया था। इसका स्लोप होता है -1, तो y -0, क्योंकि इस पर कौन सा पॉइंट लाएगा, 3 पाई, 0, तो y बराबर हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस x1। सेम लॉजिक से y बराबर हो जाएगा 3 पाई माइनस x। अब x का काम यहाँ पे कौन करता है, 10 कर रहा था, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस 10। बस हो गया, आंसर आ गया। हाँ जी, समझ में आया क्या, एम आई राइट? तो आपको क्या करना है कि बस ये ग्राफ याद कर लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको सॉल्व हो जाएगा। वो फालतू का जो वो कुछ लोग एंगल वेंगल घुमा घुमा के दिखाते रहते हैं कि 2 पाई ऐड कर दो, 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 पाई ऐड कर दो, 3 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फालतू फालतू का काम है, वो सब कुछ नहीं करता। बस एक ग्राफ याद कर दो, बस काम खत्म है तुम्हारा। ठीक है, अब उसी लाइन पर उसी के vis अगर तुमको ये लॉजिक समझ में आया है तो एक ग्राफ में और बनाया था, बस जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स। क्लास छोड़ के कोई भागेगा नहीं, ये नहीं कि अभी 9 बजा के नहीं कि बस क्लास में से मीटिंग लीव करके भागने लग जाते तुम लोग, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो भाई, यहाँ पे सेकेंड पार्ट, इसी का बी पार्ट, y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसी के विस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही सेम कहानी है। यहाँ पर भी एक तो दो बातें, एक तो पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। दूसरा, इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई, क्योंकि कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है, ये भी तुमको पता होगा। और तीसरा, यहाँ पर भी ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस होगा। सब कुछ क्लियर हो रहा है? तो अब मैं इससे ग्राफ बना सकता हूँ। दूसरा, बस इसमें एक डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा कि साइन इनवर्स जो था हमारा, साइन इनवर्स जो था वो तो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। -π/2 से, आपको याद होगा कि ये लाइन था π/2 और ये लाइन था -π/2। बस कॉस में थोड़ा सा अंतर होगा। कॉस वाले में क्या होगा कि जो आपका फंडामेंटल जो रेंज होता है, उसका प्रिंसिपल रेंज जो होता है वो होता है 0 से पाई। तो मतलब इसका ग्राफ जो है वो निगेटिव में नहीं जाएगा, इसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव में जाएगा, मतलब 0 से पाई के बीच में। तो बस इतना सारा इन्फॉर्मेशन मेरे सफिशिएंट है ग्राफ बनाने के लिए। तो अब मैं फटाफट से ग्राफ बनाता हूँ, देखो भाई ग्राफ कैसा दिखाई देगा, याद कर लो अच्छे से। ये तो हो गया y, ये हो गया x। फटाफट से मैंने, ये 0 वाला लाइन तो हो ही गया, y बराबर 0, और ये वाला लाइन हो गया तुम्हारा y बराबर पाई लाइन। ठीक है, अब फटाफट से ग्राफ बनना स्टार्ट। तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे दिखाई देगा। एक तो y बराबर x लाइन आएगा ऐसे, फिर कंटिन्यूअस है, तो जो 0 पे जैसा ग्राफ है वैसे ही 2 पाई पर आएगा, फिर 2 पाई पे ऐसे ग्राफ बना, बट कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होगा, एंड सो चलता रहेगा ऐसे। फिर यहाँ पर भी निगेटिव साइड में भी ऐसे 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 ऐसे। ओके, आगे समझ में आया क्या? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? अच्छा, अब बस इसको स्केलिंग कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे नंबर्स क्या क्या आएंगे तो भी जरा देख लो फटाफट से। तो नंबर आएगा तुम्हारा, ये आएगा, ये 0 हो गया ना, और y, अच्छा लाइन का इक्वेशन होगा, ये बराबर, ये हो गया y बराबर x लाइन होगा, ये y बराबर -x लाइन होगा, और बाकी लाइंस का इक्वेशन तुम खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा ये पाई हो जाएगा। ओके, फिर ऐसे ही सेम लॉजिक से ये -पाई हो जाएगा, ये 2 पाई तो लिख ही दिया मैंने। ठीक है, फिर अगला नंबर किसका होगा, 3 पाई का होगा।
ठीक है जी। तो अगला नंबर 3 पाई का होगा, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी ये -2 पाई हो जाएगा, फिर अगला नंबर होगा -3 पाई का होगा, एंड सो ऑन। ये ग्राफ बन गया तुम्हारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ग्राफ बन गया। ठीक है, अब जैसा कि तुमको यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा कि y बराबर x लाइन का स्लोप जो होता है ये 1 के बराबर है, इसका स्लोप 1 के बराबर है, और y बराबर -x वाला जो लाइन है इसका स्लोप किसके बराबर होगा, m बराबर -1 के बराबर है। तो अब तुमको दोनों का स्लोप पता है, दोनों का स्लोप पता है, एक पॉइंट पता चल जाएगा, यहाँ से देख करके पॉइंट निकल गया, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन के क्वेश्चन लिखते चले जाओ। समझ में आ रहा है क्या? तो सारा का सारा लाइन जो है तुम अपने आप देख सकते हो, इसके बाद तक आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कुछ। और लाइन का इक्वेशन अगर लिख लोगे तो तुमसे अब कोई क्वेश्चन पूछा कि अब तुम मान लो मैंने यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो अब तुम उसके हिसाब से बता दो आंसर। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों से कि हाँ जी बताओ भाई, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 का वैल्यू क्या होगा। तो वेरी सिंपल, अब तुमको पता ही है सब कुछ, मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की जरूरत है यहाँ पे। ये तुम्हारा 4 पाई वाला लाइन है, तो अब तुम ऐसे सोचो कि 10 कहाँ पे लाई करेगा, वो यहाँ पे लाई करेगा, ये 3 पाई का वैल्यू तो 3.14 इंटू 3 9.42 से थोड़ा आगे जाएगा, तो 10 का वैल्यू जो देगा वो ये वाला लाइन देगा, ये वाला लाइन। अब रही बात की इस लाइन के क्वेश्चन कैसे लिखोगे, वो तुम आराम से बहुत प्यार से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इसका स्लोप होता है -1, तो y -0, तो y बराबर -1 इंटू तो हमारा क्या x -x1। ठीक है, करेक्ट है। हाँ जी बोलो भाई, एनी डाउट? तो यहाँ से कितना आ गया, y बराबर हो गया -x + 4 पाई। ठीक है, तो अब मुझे मान लो इसका वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 पाई माइनस, सही, करेक्ट है। हाँ जी बोलो भाई। हाँ देखो, एक मिनट, हाँ, तो ये ग्राफ तुमको समझ में आ गया क्या, ये ग्राफ तुमको क्लियर हुआ क्या? जीरो, देखो y बराबर जो लाइन्स है ना, वो लाइन पे फोकस करो। ये y बराबर, अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, y बराबर जो x लाइन है, कैलकुलेशन देख लेना, मतलब जो भी ये जो वैल्यू आया ना उसका देख लेना कहीं मिस्टेक तो ना हुआ, तो कैलकुलेशन तुम लोग देखना, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली हमें समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ, तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ हमने क्या क्या किया। ये वाला जो लाइन होता है ये y बराबर x लाइन होगा, और उसका पीरियोडिक फंक्शन है, तो यही वाला लाइन रिपीट करेगा 2 पाई के पास जाकर के, क्योंकि हमारा फंक्शन पीरियोडिक है, तो कॉस का फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई। अब यहाँ जो लाइन है वही लाइन यहाँ पे उठ के आ गया 2 पाई, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे कर करके आगे बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे ही 2 पाई आया। देखो हाँ, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लाइन है हमारा, फिर ऐसे ही 2 पाई पर लाइन आया, फिर 2 पाई के बाद फिर से अगला लाइन 4 पाई पर आ जाएगा ऐसे करके। बट ग्राफ कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, तो ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, मतलब बीच में से लाइन जोड़ दिया, जोड़ते चले गए, ग्राफ हमारा बनता चला गया। ये हमारा लाइन y बराबर x लाइन है, ये बराबर y बराबर -x लाइन है, एंड सो ऑन। तो सारे के सारे लाइंस में सबका सब पैरेलल लाइन है, ये लाइन है हमारा x है, तो ये लाइन हमारा पैरेलल लाइन है, तो ये इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका स्लोप भी 1 के बराबर ही होगा। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आंसर लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके सारे लाइन का आंसर लिख सकते हैं, और सारे लाइन का अगर आंसर लिख दिया तो बस काम खत्म हो गया हमारा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरे से कोई कुछ भी पूछता रहे, cos इनवर्स cos 10 का वैल्यू पूछे, cos इनवर्स cos 4 का वैल्यू पूछे, cos इनवर्स cos 6 का वैल्यू पूछे, मैं आराम से आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, एम आई राइट? तो ये दूसरा ग्राफ हमें याद रखना है, साथ में डोमेन रेंज मैंने पहले ही बता दिया है, तो 2 ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बनाएंगे, फिर cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ बनाएंगे, फिर उसका secant इनवर्स ऑफ secant का ग्राफ बनाएंगे, एंड cosecant इनवर्स ऑफ cos का ग्राफ, cos x का ग्राफ बनाएंगे। तो ऐसे करके हमारे 6 ग्राफ जब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जाकर के हम उस फॉर्मूले पे पहुंचेंगे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का मतलब फॉर्मूला क्या। ठीक है, तो यू आर सपोज टू कीप दिस ग्राफ इन योर माइंड। ओके,
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो